चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए 24 नवंबर के दिन सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब, इनको औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था और इस दिन इनके शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मार्टियर डे के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि जो सिख धर्म है उसमें 10 गुरु हुए हैं और उसके बाद अभी जो 11वें और जो आदि गुरु हैं वो हैं आपका जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी धार्मिक किताब है वो है। तो गुरु नानक देव पहले गुरु थे और इनके बेटे गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इसके बाद जो 11वां गुरु है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। जो ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब, ये जब इनको गुरु का पद मिला तो इनके समय औरंगजेब का रूल चल रहा था और औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ काफी ज्यादा कट्टर था। तो कई हिंदू इनके पास पहुंचे, कश्मीरी पंडित पहुंचे कि आप बचाइए, ये औरंगजेब गलत कर रहा है, हमारे साथ लोगों को मार रहा है, मंदिर तोड़वा रहा है। तो ये औरंगजेब के पास पहुंचे और उसको समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करें। औरंगजेब ने पहले भी इनको पकड़ा हुआ, पहले भी 1-2 बार पकड़ा था, छोड़ दिया था। लेकिन 1675 में इसने और गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु तेग बहादुर को कहा कि भाई तू बहुत गुरु बनता है तो चल मुझे कुछ अपना कारनामा दिखा, कुछ मैजिक दिखा, जादू दिखा, और अगर जादू नहीं दिखा सकता तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, और अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करना है तो तुझे मरना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि देखो, मैं कोई कमाल करिश्मा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये भगवान के लिए मौकरी होगी, भगवान के खिलाफ वाली काम होगी, ये काम भगवान करते हैं, ये मैं करूंगा नहीं। इस्लाम धर्म में अपनाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरा धर्म कोई बुरा नहीं है, मैं सिख धर्म का हूँ और मेरा धर्म बढ़िया है, मैं क्यों इस्लाम अपनाऊं। तो गुरु ये औरंगजेब ने बोला ठीक है, अब आपको मरना पड़ेगा, और इसने इनको बी हेडेड कर दिया। इनके धड़ को, यानी इनका जो शीश है उसको धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद इनकी इनकी जो सिर्फ धड़ बचा था उस बॉडी को पूरे दिल्ली में घुमाया गया कि देखो ये तुम्हारा सिख गुरु था, हमने इसके साथ ऐसा किया। बाद में इनका जो शीश है, इस शीश को, ये शीश जहां गिरा था, जहां पे, वहां पे आज एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा, नई दिल्ली में आपको मिलेगा ये। बाद में सिख से जुड़े हुए जो लोग थे, सिख लोग, ये इनके जो इनका शीश है उसको ले जाने में कामयाब हुए थे। लेकिन ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब। इनके नाम से दिल्ली में आपको जीटीबी नगर मिलेगा, इनके नाम से मेट्रो स्टेशन मिलेंगे। एक बहुत बड़ा शीशगंज नाम गुरुद्वारा है जहाँ पे इनका सर गिरा था कट के, वहां पे गुरुद्वारा बनाया गया है। और इन्होंने अपने जीवन काल में पूरे देश की यात्राएं की थी। और जब ये पटना की यात्रा में थे या बिहार की यात्रा में थे, तभी इनके बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जहां जन्म हुआ था वहां पे आज बना है बहुत बड़ा गुरुद्वारा जिसे कहते हैं पटना साहिब। पटना साहिब। जब ये आसाम की यात्रा में थे तो वहां पे गुवाहाटी के पास जहां पे इन्होंने अपना एक तरह से समाधि ली थी, वहां पे एक दमदम साहिब गुरुद्वारा है। मतलब आपको आज इंडिया में जो बड़े बड़े गुरुद्वारे मिलते हैं, ये इन्होंने जो यात्राएं की थी उससे जुड़े हुए हैं। तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, और 24 नवंबर के दिन की घटना है, इसलिए इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। गुरु तेग बहादुर, इनके बेटे का नाम है गुरु गोविंद सिंह, ये 9वें गुरु थे। अगली न्यूज में चलते हैं। जो हमारी भारतीय रेलवे है वो भारत गौरव ट्रेन शुरू करने वाली है। और इस ट्रेन में ऐसा है कि जिस तरह आपको टैक्सी बुक करनी होती है, आप पूरी पूरी टैक्सी बुक कर लेते हैं, आप पूरी बस बुक कर लेते हैं, उस तरह अपनी जरूरत के हिसाब से आप पूरी पूरी ट्रेन बुक कर सकते हैं। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं चार्टर्ड ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट ला रही है सरकार, और व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेन को बुक कर सकता है, उसको कस्टमाइज कर सकता है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इन ट्रेनों को लीज पर ले सकती हैं, उसका रंग रोशन कर सकती हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हैं, लोगों को फैसिलिटीज दे सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सरकार ने निकाला है। 190 ऐसी ट्रेन
दी जाएंगी भारत गौरव ट्रेन के तहत। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इन ट्रेनों को ले सकती हैं किराए पे, कोई आम आदमी है वो भी इन ट्रेनों को किराए पे ले सकता है अल्टीमेटली, और इसका यूज कर सकता है। तो ये कोई नियमित ट्रेनें नहीं है, ये समझ लीजिए आप एक तरह से आपने बुक कर ली, आपने ट्रेन को बुक कर लिया, रिजर्व कर लिया आपने ट्रेन। और ये जो भी ट्रेन को बुक करेगा, जो टूर संचालक होगा, वो फिर तय करेगा इस ट्रेन का टिकट का किराया क्या होगा, कौन ये कहाँ से कहाँ चलेगी, कब चलेगी, कहाँ रुकेगी। तो ये IRCTC भी अपनी ट्रेन चलाएगा और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी चलाएंगे। सरकार को क्या देंगे, पैसा देंगे, लीज पे ट्रेन लेंगे, उसका जो भी किराया होगा वार्षिक वो देंगे। और इन ट्रेनों को कहा जा रहा है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन कैसी ट्रेन होंगी, एक तरह से ये लीज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाने वाली ट्रेनें होंगी, और जो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, लीज पे लेगा, वो तय करेगा ये ट्रेन कब चलेगी, कहाँ चलेगी, कितने बजे चलेगी, इसका किराया कैसा होगा, इसकी सीटें कैसी होंगी, इसका रंग पीला होगा, हरा होगा, गुलाबी होगा, जो भी होगा वो सब वो कौन तय करेगा, प्राइवेट प्लेयर तय करेगा। तो अभी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव साहब, और अश्विनी वैष्णव साहब ने ये स्कीम की शुरुआत की। इसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। देखिए पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि रेलवे एक नए थीम पे काम कर रहा है, जिसको कहा जा रहा है सर्किट थीम। एक नए थीम पे काम कर रहा है कि भाई जैसे उसने एक थीम पकड़ लिया कि बीच थीम, तो वो ट्रेन कहाँ कहाँ चलेगी, समंदर के किनारे उसका रूट रहेगा। एक थीम पकड़ लिया मान लीजिए कि डेजर्ट थीम, डेजर्ट सर्किट, तो वो ट्रेन कहाँ चलेगी, रेगिस्तान में या राजस्थान में चलेगी। एक थीम जैसे पकड़ लिया राम का थीम पकड़ लिया, रिलीजियस थीम पकड़ लिया, राम सर्किट ले लिया, कृष्णा सर्किट ले लिया, बुद्धिज्म सर्किट ले लिया, इको टूरिज्म सर्किट ले लिया। तो ये सरकार अब इस और ध्यान दे रही है कि हम अपनी ट्रेन का पूरा पूरा पैकेज निकालें। जैसे बसेस वाले होते हैं, एक पैकेज निकाल देते हैं कि 10 दिन में हम आपको यहाँ यहाँ घुमाएंगे, कितना रुपए दे दीजिए। अभी तक ये पैकेज सिस्टम आपको कौन दे रहा है, IRCTC दे रहा है कि भैया 30,000 रुपए में गोवा दे देंगे, 80,000 रुपए में आपको साउथ इंडिया घुमा देंगे। तो सरकार ये सर्किट थीम पे 2 साल से काम कर रही है, और अब इसमें हमने देखा भारत गौरव ट्रेन भी शामिल हो चुकी है। ये एक तरह की प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, और यहाँ पे लोगों को बेस्ट सुविधाएं मिलेंगी, एक तरह से टूरिज्म प्रमोट होगा, और हमारी ट्रेन को की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंच पाएगी, और सरकार को भी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। इसको लेकर ये भारत गौरव जो ट्रेन है वो चालू की गई है। और सर्किट थीम जैसे मैंने बताया वो तो अलग से चली रही है। जैसे अयोध्या सर्किट, जैसे राम सर्किट आपने पकड़ ली, तो राम से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट शहर है वहां पे वो ट्रेन लेके जाएगी, एक बार में पैसा भरना है आपको, और ट्रेन चलेगी 10-20 दिन में घुमा के ले आएगी। तो हमारे अभी वर्तमान जो रेलवे मंत्री उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। और हमारे देश में पहली रेलवे ट्रेन कब चली थी, 18 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से थाने। इसमें 3 डिब्बे लगे थे, 3 डिब्बे थे, इसमें यात्री बैठे हुए थे। इन डिब्बों का नाम था, एक डिब्बे का नाम था साहिब, दूसरे डिब्बे का नाम था सिंध, तीसरे डिब्बे का नाम था सुल्तान। और ये किसके टेन्योर में चली थी, डलहौजी के टेन्योर में, डलहौजी के टेन्योर में चली थी हमारे भारत की पहली यात्री ट्रेन, या पहली ट्रेन कह लीजिए जो भी। अगली न्यूज में चलते हैं। टांटिया मामा को लेकर ये न्यूज है। देखिए इनका नाम था टांटिया, ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। 1840 में इनका जन्म हुआ था। काफी निडर, काफी ब्रेव व्यक्ति थे ये। लोग इनको सम्मान में मामा कहते थे, सम्मान में मामा कहते थे। आज भी आदिवासी समुदाय में मामा काफी सम्मान सूचक शब्द है। तो इनका नाम पड़ा टांटिया मामा। टंटिया मामा जो है इनको टंटिया भील भी कहा जाता है, इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ये MP वाले क्षेत्र में, खासकर ये जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे काफी ज्यादा मुखर थे और अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, छका रहे थे उनको, उनसे लड़ रहे थे। ये कई बार पकड़े गए, कई बार ये जेल से निकल जाते थे। इनके पास कहा जाता था कि इनके पास कोई दैवी शक्ति है। जब ये आखिरी बार जब पकड़े गए थे तो पकड़े जाने से कुछ मिनट पहले एक व्यक्ति इनके पास से गुजरा था, उसकी नाक में चोट लगी हुई थी, इन्होंने उसकी नाक को टच कर दिया, ब्राह्मण था, ब्राह्मण की नाक को टच कर दिया और नाक सही हो गई थी उसकी। तो ऐसा कहा जाता था कि इनके पास कोई दैवी शक्तियां हैं। तो
टंटिया साहब को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉबिन हुड एक ऐसा किरदार था जो अमीरों से पैसा लूटता था, गरीबों में बांटता था, और ये भी ऐसा करते थे, अंग्रेजों से पैसा लूट के गरीबों को पैसा बांटते थे, और गरीब को पता नहीं चलता था कि ये पैसा उसके पास आया कहाँ से, बस उसकी मदद हो जाती थी। तो टंटिया मामा के सम्मान में जो पाताल पानी है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। पाताल पानी को अगर आप देखिए तो इसका नाम है पाताल प्लस पानी। तो ये एक झरना है, काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, लगभग 300 फीट ऊंचाई में झरना है ये आपको मिलेगा महू में। और महू में ये जो झरना है ये किस नदी पे है? चोरल नदी पे, चोरल नदी पे। तो ये काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, 300 फीट की ऊंचाई से, और ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पाताल पानी। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे क्यों किया गया है, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन क्यों किया गया है? क्योंकि जब ये पकड़े गए थे, इनको जबलपुर में रखा गया था, वहां पे इनको मार दिया गया और उनकी बॉडी को यहाँ पे फेंक दिया गया था, पाताल पानी के आसपास यहाँ पे फेंक दिया गया था। आज यहाँ पे पाताल पानी पे टंटिया मामा के नाम से एक मंदिर है, और अब उसी जगह का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जा रहा है पाताल पानी रेलवे स्टेशन। तो 1889 में इनका रेस्टिंग पीरियड था। तो 1889 में अंग्रेजों ने इनको मार के इनकी बॉडी को पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया था। आज यहाँ पे इनका मंदिर है। और ये 1857 से 1889 तक इन्होंने अंग्रेजों को खूब परेशान किया, खूब छकाया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में तकनीक में बहुत अच्छे थे। ये गुरिल्ला वॉरफेयर, शिवाजी भी इसमें बहुत अच्छे थे। और इनको गुरिल्ला तकनीक किसने सिखाई थी? इनको गुरिल्ला तकनीक सिखाई थी तांत्या टोपे ने। और तांत्या टोपे किसके किसके साथी रहे हैं? ये लक्ष्मीबाई के साथी रहे हैं, और उसके पहले ये जो नाना साहेब थे उनके साथी भी रहे हैं, जो कि कानपुर में थे। तो तांत्या टोपे ने इनको गुरिल्ला तकनीक पद्धति सिखाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने लगभग 30 साल अंग्रेजों को परेशान किया, छका के रखा। तो बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ा। वो भी इनको पकड़ा इसलिए क्या कि इनका साथी ने अंग्रेजों को बता दिया था। खैर, इनके सम्मान में इंदौर के भौरकुआं जो लोकेशन है उसका नाम चेंज किया जा रहा है, MR10 बस स्टैंड का नाम चेंज किया जा रहा है, और पाताल पानी का नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा पाताल पानी का ध्यान रखिएगा, वहां पे झरना कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, किस नदी का झरना है, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये मरे थे तो उस समय जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पेपर था उसने तक इनकी स्टोरी कवर की थी, और हेडिंग क्या डाली थी? रॉबिन हुड ऑफ इंडिया डाइड। प्रपोज्ड हो गया है, प्रपोज्ड हो गया है ये। तो विदेशी अखबार तक ने ये न्यूज कवर की थी कि भारत के रॉबिन हुड का निधन हो गया है, जो 1857 की क्रांति के समय से ये एक्टिव रहे हैं। और भील ट्राइब की अगर बात करें तो भील अभी आपको झाबुआ अलीराजपुर में MP में सबसे ज्यादा इनका कंसंट्रेशन है। और जो भील ट्राइब है इनका एक विशेष पर्व होता है, इसे हम कहते हैं भगोरिया, भगोरिया पर्व कहते हैं। तो देश में लगभग 1,70,00,000 भील ट्राइब है, और गोंड की बात करेंगे तो 1,20,00,000 गोंड है। देश की मैं बात कर रहा हूँ। तो भील जो है ये आपको झाबुआ अलीराजपुर में इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दिखेगा। तो टंटिया का पूरा नाम था टंटिया भील। 1840 में इनका जन्म हुआ था। इनको सम्मान में लोग टंटिया मामा कहते थे। इनका जो औजार था एक चाकू थी एक तरह की, उसको दवा या फालिया कहते थे। और काफी अच्छे शूटर थे, गुरिल्ला तकनीक में बहुत अच्छे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर इनको किसने सिखाया? तात्या टोपे ने सिखाया था। और इनको धोखे से पकड़ा गया था, जबलपुर में इनको बंदी बना के रखा गया था। बाद में इनको मार के इनकी बॉडी को पाताल पानी वाले एरिया में फेंक दिया गया था। आज वहां पे इनके नाम से एक मंदिर है, और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जा रहा है टांटा टोपे रेलवे स्टेशन के नाम पर। और पाताल पानी आपको मिलेगा इंदौर खंडवा लाइन पे, इंदौर खंडवा के बीच में आपको मिलेगा पाताल पानी। और ये पाताल पानी किस नदी पे झरना है? चोरल नदी पे झरना है। अगली न्यूज में चलते हैं। आंध्र प्रदेश अब एक ही राजधानी अपनी बनाएगा। आंध्र प्रदेश अपनी एक ही राजधानी बनाएगा। ये क्या है कहानी, ये देख लेते हैं। पहले इस मैप को देखो थोड़ा सा। ये आंध्र प्रदेश का मैप है। वैसे आंध्र प्रदेश जैसा इस मैप में दिख रहा है
ये 2014 से पहले ऐसा नहीं था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बन गया जिसका नाम था तेलंगाना। और तेलंगाना जाते जाते आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को अपने साथ ले गया। लेकिन ये कहा गया कि अगले 10 साल तक, मतलब 2024 तक, हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी के रूप में सर्व करेगा। लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश अपनी व्यवस्था खुद कर ले, यानी आंध्र प्रदेश के पास 2024 के बाद राजधानी नहीं है। अब इसको ये था कि हम अपनी राजधानी किस शहर को बनाएं। तो आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की सरकार है और वहां के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने बोला कि हम तो 3 राजधानी बनाएंगे, क्योंकि राजधानी के आसपास डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर 3 राजधानी बना देंगे तो हमारे पूरे राज्य का विकास हो जाएगा। इन्होंने बोला एक राजधानी हम अपनी बनाएंगे एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे राज्यपाल भवन होगा, जहाँ सचिवालय होगा। एक हम बनाएंगे जहाँ पे अपना हाई कोर्ट होगा, लेजिस्लेटिव। तो विशाखापट्टनम, ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे राजभवन बनाएंगे, अपना सचिवालय बनाएंगे, अपना विधानसभा बनाएंगे। ये जो इलाका है इसको कहा गया है अमरावती। अमरावती में इन्होंने कहा कि हम अपनी विधायी बनाएंगे, यानी आपका हाई कोर्ट हमारा यहाँ पे होगा। और ये जो इलाका है इसे कुर्नूल कहा गया। कुर्नूल में इन्होंने कहा कि हमने अपनी ये विशाखापट्टनम है, यहाँ पे सेक्रेटरिएट है, ये इनकी अमरावती दिख रहा है ना आप लोगों को, मेरी इमेज क्यों ब्लर हो रही है यहाँ पे। अमरावती में इन्होंने विधानसभा बनाने की बात कही, लेजिस्लेटिव, यह हमारी विधानसभा रहेगी। और ये है कुर्नूल, कुर्नूल में हमारा हाई कोर्ट रहेगा। और ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि दुनिया में एक सब बहुत इंपॉर्टेंट देश है साउथ अफ्रीका, उसकी 3 राजधानी है, उसकी 3 राजधानी है। तो वो कह रहा था जब साउथ अफ्रीका में 3 राजधानी हम भी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये हुआ कि इसमें देखिए हर एक राजधानी के बीच में जो दूरी है लगभग 5 से 7 घंटे उनका सफर का हो जाएगा। अब किसी को मान लीजिए हाई कोर्ट में काम है कुर्नूल जाए, फिर उसको अगर विधानसभा में कोई काम है तो अमरावती भागे, और अगर आना है आपको सचिवालय आना है तो इधर विशाखापट्टनम भागे, तो वो तो भागते ही रह जाएगा। तो इस पर बहुत बवाल चल रहा था बहुत दिनों से, और केंद्र सरकार की मंजूरी भी लेना जरूरी थी। तो हुआ ये, और इस पूरी चीज में लगभग 10 करोड़ रुपए यहाँ की सरकार ने खर्च कर दिए सिर्फ ये कागज पत्तर बनाने में। अब जब इनको समझ में आया कि नहीं यार ये संभव नहीं है, क्योंकि इतना अगर हम दूर कर देंगे तो अब खुद सोचिए, अगर एक सीएम है, सीएम को चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट से कोई जवाब चाहिए या हाई कोर्ट में मान लो पेशी है, तो सीएम विशाखापट्टनम से पहले कुर्नूल जा रहा है। फिर सीएम को जब विधानसभा में बैठना है, विधायकों को बैठना है, तो यहाँ से इधर भाग के आ रहे हैं अमरावती में, तो ये खुद ही फीजिबल नहीं था। अब इन लोगों ने आखिरी में बोला कि भाई नहीं, हम तो अपनी एक ही राजधानी बनाएंगे, और उस राजधानी का नाम क्या है, अमरावती, यानी अमरावती हमारी राजधानी रहेगी और यहाँ पे सब तीनों मिलेगा। वैसे अगर एमपी की हम बात करें, अगर एमपी की हम बात करें तो आपको सेक्रेटरिएट और विधानसभा ये दोनों तो आपको भोपाल में मिलती है, और हाई कोर्ट जो है ये आपको जबलपुर में मिलता है। लेकिन हमने इसका क्या तोड़ निकाला, हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो एक हमने भोपाल में बना दी और एक हमने ग्वालियर में बना दी। और डिवीजन बेंच के पास लगभग हाई कोर्ट बराबर ही शक्तियां होती, तो भोपाल में ही आपको तीनों चीजें मिल जा रही हैं। लेकिन ये क्या कह रहे थे कि अमरावती में लेजिस्लेटिव रहेगा, इंदौर में भी डिवीजन है, हाँ इंदौर में भी डिवीजन है, तो ये फीजिबल नहीं था। और अब इन्होंने आखिरी में बोला कि ठीक है भाई, हम अपनी एक ही राजधानी बनाएंगे, और वो क्या रहेगी, अमरावती। अमरावती हमारी क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। तो ये एक न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और 31 अक्टूबर 2019 को हमारे देश में 2 यूटी बनी, एक का नाम था JNK और एक का नाम था लद्दाख। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य का दर्जा था, उसका राज्य का दर्जा डिग्रेड करके, यानी डाउनग्रेड करके हमने उसको यूटी बना दिया। तो आज मेरे पास 28 राज्य है, 8 यूटी हैं, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके हमने तेलंगाना बनाया था। तो अभी फिलहाल हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है अभी, लेकिन
2024 तक। 2024 के बाद हैदराबाद सिर्फ किसकी राजधानी रहेगा? तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश को अपनी खुद की राजधानी चाहिए, इसलिए वो अमरावती को डेवलप करेगा। अगली जो न्यूज़ है, ये हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव साहब, इन्होंने देश का पहला फर्स्ट एवर ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर सर्वे लॉन्च किया। यानी हमारे देश में जो घरेलू कामकाजी लोग हैं, जो घर के काम करते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, माली हो गया, किचन वाला काम, पोछा झाड़ू वाले, बर्तन वाले, ये सारे जो लोग हैं, ये कितने हैं हमारे देश में, कौन कौन सा काम करते हैं, क्या उम्र है इनकी, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, सरकार को कुछ पता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ये हर घर में कोई ना कोई ऐसा आदमी आ ही रहा होगा, या तो उनके घर ड्राइवर लगा होगा, या तो झाड़ू वाला होगा, या तो पोछा वाला होगा, या तो खाना बनाने वाला होगा, माली होगा, गार्डनर होगा, कोई ना कोई तो होगा। लेकिन इतने सारे लोग इस काम में लगे, सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कौन कहाँ है। और जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो हमने देखा ये लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल इसलिए कहा जा रहा है, सरकार को उनकी जानकारी ही नहीं है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पैदल ही अपने घरों को चल दिए, कई लोग मारे गए, कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, दिक्कत बहुत सारी थी। लेकिन सरकार के पास इनका आंकड़ा ही नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खाते में आप पैसे डालिए, तो सरकार को पता ही नहीं था किसके खाते में पैसे डाले। तो सरकार ने फर्स्ट एवर डोमेस्टिक वर्कर सर्वे लॉन्च किया कि भाई पहले पता तो चले ये जो घरेलू कामकाज लोग हैं ये हैं कौन, क्या उम्र है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, इसका एक सर्वे। और ये बहुत जरूरी है, ये हमको 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में है और इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हुए इनको किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। इनका कोई ईपीएफओ अकाउंट नहीं होता, कोई पीएफ अकाउंट नहीं होता, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, ना कोई सरकारी इलाज हो रहा है, ना इनका कोई पीएफ कट रहा है, कोई भी बेनिफिट जो सरकार ने लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट में जो भी बेनिफिट है सरकारी योजना, वो उनको मिलते ही नहीं, क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है। और यहाँ तक कि जब सरकार से पूछा गया कि आप बताइए कोविड में कितने लोग मारे गए माइग्रेशन के दौरान, सरकार ने बोला हमारे पास आंकड़ा ही नहीं। बिल्कुल सही बोली सरकार, सबने बोला कि सरकार ऐसे कैसे जवाब दे सकती है कि उसके पास आंकड़ा ही नहीं है। सही बात है, आंकड़ा था ही नहीं, क्योंकि इस तरह कोई सर्वे आज तक हुआ ही नहीं था। तो सरकार ने तय किया कि नहीं, ये सर्वे कराना जरूरी है, क्योंकि पता तो चले कि कौन लोग। अब हुआ ये कि ये सारे लोग जो अपने गांव पहुंचे तो इनके पास काम नहीं था, और इन्होंने गांव में जो स्कीम चल रही थी मनरेगा, इसमें एनरोल करा लिया। और इस स्कीम को मैंने पहले भी पढ़ाया है कि 15 दिन के भीतर आपको काम दिया जाएगा। तो एक झटके में मनरेगा में लोड आ गया बहुत, और अभी मनरेगा के जो फंड है वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मनरेगा हमें राइट टू वर्क गारंटी करता है कि भाई आपको काम मिलेगा, और आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम मिलेगा। अनस्किल्ड काम होता है लेकिन काम तो मिलेगा। रोज के 250 रुपए 300 रुपए जो है मिलेंगे, और 100 दिन का रोजगार है, गारंटी है। तो ये सारे लोग जो कि बॉम्बे से, चेन्नई से अपने घर पहुंचे, गांव पहुंचे, वो सबने मनरेगा पे फोकस किया, और मनरेगा का जो बजट साल भर का था वो अभी 8 महीने में खत्म हो गया। तो सरकार ने कहा कि नहीं, पता किया जाए कि कौन कहाँ कैसा काम कर रहा है। तो हम जब कोई जानकारी, हम कोई योजना बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि इस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो बेनिफिट होंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस ये जो सेक्टर है डोमेस्टिक वर्कर का जो सेक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। तो इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, इनके बहुत सारी दिक्कतें होती है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। कोविड में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने घर में काम करने वाले लोगों को पैसे नहीं दिए और बोला कि जाओ यहाँ से, जब आएंगे तब देंगे। तो बहुत सारा इनका शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो सरकार ने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इन्होंने एक सर्वे शुरू किया कि पता तो चले कि हमारे देश में डोमेस्टिक सर्वे जो वर्कर हैं वो हैं कौन, किस तरह काम करते हैं, क्या वेतन मिलता है, कितने घंटे काम करते, इस तरह का सर्वे निकालें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो कि अब फिलहाल हमने कोशिश की करना। चलो अच्छा है, ठीक है। तो मंत्री मिनिस्टर का नाम आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है ये सर्वे कौन सा मंत्रालय करा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए, अभी 2 दिन पहले सरकार ने बहुत सारे जिसे कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स दिए, जो ऐसे वीर सैनिक थे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, उनको सम्मान दिए। तो हमारे देश में जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो 2 क्षेत्र में, मतलब 2 सेगमेंट में होते हैं। एक जो अवार्ड्स होते हैं वो युद्ध के समय दिए जाते हैं, और एक जो अवार्ड है वो शांति के समय दिए जाते हैं। यानी दोनों समय में हमारे सैनिक काम करते हैं, लेकिन जब किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है तो सबसे बड़ा जो सम्मान है उसे कहते हैं परमवीर चक्र। फिर जो उससे छोटा सम्मान है उसे कहते हैं महावीर चक्र, और फिर सबसे उसके छोटा है वीर चक्र।
ये वॉर टाइम दिए जाते हैं। और शांति के समय, जैसे भारत चाइना में के बीच में कन्फ्रंटेशन है, लेकिन भारत चाइना के बीच में युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सैनिक मारे जा रहे हैं। गलवान में हमने देखा है कि संतोष बाबू और उनकी टीम ने अपने आप को खो दिया था। तो लेकिन कन्फ्रंटेशन है, आर्मी के लोग मरे, लेकिन वो शांति का समय था। तो इसमें सबसे बड़ा दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ये सम्मान देते हैं और ये आर्मी को, पुलिस वालों को, पैरामिलिट्री को, सबको मिलता है। ठीक है, तो ये इससे एक सवाल है कि अभी एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, साल भर पहले हुआ था, चाइना हमारे बॉर्डर में घुस रहा था, तो हमारे कई जवानों ने उसको रोकने की कोशिश की और उनमें कई लोगों ने अपनी जान खो भी थी, और उनमें से बहुत सारे जवानों को अभी पुरस्कार मिले हैं। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये आपको बताना है इसमें। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड एक भेड़िया होता है जो कि हिमालय में मिलता है, उसके नाम से ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन से जुड़े हुए कई लोगों को इस बार गैलेंट्री अवार्ड मिला है। कई लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, है ना, अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। तो स्नो लेपर्ड वाला था। ये ध्यान रखिएगा, युद्ध के समय परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है, और शांति के समय अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिला जाता है। ऐसा लोग अपनी जान खोते हैं, लेकिन जब सरकारें डिक्लेयर करती हैं कि हम वॉर में हैं, तब ये मिलेगा। जैसे कारगिल के युद्ध में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र मिल रहा था। ठीक है, और एक और होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। ये सब ये होता है जब आपने अच्छी सर्विस कर ली, 20 साल की सर्विस हो गई तो विशिष्ट सेवा मेडल देते हैं, 25 की तो अति विशिष्ट देते हैं, ये भी मिलता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये कुछ खास काम के लिए नहीं मिलता, बस आपने इतने लंबे समय तक देश को सर्व किया है, अच्छी तरह सर्व किया है, इसलिए मिलता है। ये इनका नाम तो आपको ध्यान होगा ही, अभिनंदन वर्धमान का। तो इनको इस बार वीर चक्र दिया गया है। तो ये इन्होंने किस देश के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था? उस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम था F-16। F-16 अमेरिका बनाता है, और अमेरिका कहता है दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो मेरे F-16 को गिरा सके। और अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 से इसको गिरा दिया था। MiG-21 कौन बनाता है? रशिया। तो पाकिस्तान का था F-16, अमेरिका ने उसको दिया था, लेकिन F-16 को गिरा दिया था। इनको क्या मिला? वीर चक्र मिला। अब आप बोलेंगे सर पाकिस्तान के खिलाफ क्या हमने वॉर डिक्लेयर की थी? हाँ, सरकार ने कह दिया था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ोगे तो हम तुम पे युद्ध घोषित कर देंगे, इसलिए अभिनंदन को वीर चक्र मिला। मैंने बताया ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये वॉर के समय दिए जाते हैं, तो इनको वीर चक्र दिया गया। इंडियन रेलवे अभी कौन सी ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी में है? तो ये काफी आसान सवाल है, पढ़ लिया अपन ने, भारत गौरव ट्रेन। और पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम किन के नाम पे रखा जा रहा है? तो अब हमारे मध्य प्रदेश में तांत्या टोपे आपको मिलेंगे, तांत्या भील भी आपको मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। तांत्या भील के बारे में बात की जा रही है, तांत्या टोपे के बारे में बात की जा रही है? तो राइट आंसर है तांत्या भील। कोई डाउट हो तो पूछ ले।